हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखिए बच्चों, आप लोग ये 9th क्लास में बहुत कम ही स्टूडेंट जो हैं बच्चों वो होमवर्क को सेंड कर रहे हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं अपने स्टडी पे कंसंट्रेट होइए, होमवर्क को सेंड कर लीजिए। बच्चों अभी आपके पास इसी वीडियो के थ्रू ही आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप लोग जैसे लगता है इसमें बहुत ही कम बच्चे इंटरेस्टेड आ रहे हैं। ख़ास तौर से क्लास 9th में बच्चे होमवर्क करिए, ये आपकी बेसिक फंडामेंटल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग अपने इस लेसन को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है नामांकन की आवश्यकता एवं प्रक्रिया। इसको पढ़ेंगे आज हम लोग। देखिए, नामांकन की आवश्यकता और इसकी प्रक्रिया क्या है। किसी भी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना ही क्या कहलाता है, नामांकन कहलाता है। यानी कि किसी भी जीव का बच्चों क्या करना है कि किसी भी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके, यानी उसका स्थान को निर्धारित कर दिया जाए। और किसी भी जीव का जब हम वर्गीकृत करते हैं बच्चों तो उसका स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना ही क्या कहलाता है, नामांकन कहलाता है। देखिए, किसी भी वस्तु या जीव को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा व बोली के अनुसार पुकारा जाता है। देखिए, कहीं कहीं पर किसी भी वस्तु का कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट को वहाँ का जो स्थानीय भाषा है, ये वहाँ की जो लोकल भाषा, उस हिसाब से बच्चों उसको पुकारते हैं। जैसे आलू को तमिल में क्या बोलते हैं, उरु लैंकी लैंक, हंगू मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू तथा अंग्रेज़ी में पोटैटो कहा जाता है। यानी आपने आलू का ही इतना सा नाम देखा कि तमिल में उसको क्या बोलते हैं, मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू और अंग्रेज़ी में पोटैटो, और तमिल में बच्चों उरुल एंकलैंग हंगू इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये इसकी क्या स्थानीय भाषा है। तो एक ही वस्तु के इतने सारे नाम से पहचानने में असुविधा होती है। किसी एक ही वस्तु के जब ढेर सारे नाम हो जाएंगे तो उसको पहचानने में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। इसी असुविधा को यानी प्रॉब्लम को देखते हुए लिनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। तो कार्ल वॉन लिनियस थे बच्चों, जिनको द्विनाम पद्धति से जाना जाता है। फिर उन्होंने क्या किया था कि जीवों को के ऐसे नाम की आवश्यकता उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसे जीवों में ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की, यानी कि उन्होंने ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिससे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। इस नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा। जिसे सारे संसार में जाना जाए उस नाम को क्या नाम दिया बच्चों, वैज्ञानिक नाम कहा। जिसमें प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों में रखा जाता है। जिसमें प्रत्येक जीव का नाम किस में रखा जाता है बच्चों, 2 शब्दों में रखा जाता है। इसे द्विनाम पद्धति कहा गया। यानी कि प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों में रखा जाए और इसी को क्या कहा, द्विनाम पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में देखिए, प्रत्येक जीव का पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति का होता है। यानी कि प्रत्येक जीव का जो पहला नाम होता है बच्चों वो वंश का होता है और दूसरा नाम शब्द जाति का होता है। जीव के वंश का नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे से लिखे जाते हैं। जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। ये देखिए, ये इसकी पद्धति में क्या क्या स्टेप है उसको समझिएगा कि प्रत्येक जीव का जो पहला नाम है बच्चों वो शब्द, यानी पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द तो जाति है जीव का पहला नाम। यानी जीव वंश का नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में और अन्य जो है वो अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षर यानी इटैलिक में लिखा जाता है। यदि ये नाम सीधे अक्षर में लिखे जाते हैं तो उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है। देखिए, वंश या जाति के नाम को तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कुछ के वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं। जैसे जीव के वैज्ञानिक नाम, मेढक, इसमें राना और टिग्रीना। तो पहला है जो ये वंश है, दूसरा क्या है, जाति है। तो बच्चों हम लोग इसको समझ रहे थे कि कुछ जीव के वैज्ञानिक नाम क्या हैं।
ये तो अभी हम लोग ने इसको इस स्टेप से समझा कि कैसे लिखते हैं, यानी कि जो हमारे कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि ये जो द्विनाम पद्धति है इसकी, ये जैसे जीव वैज्ञानिक नाम मेढक का राना टिग्रीना, तो इस तरह के जो वंश, ये राना इसमें क्या है बच्चों, वंश है, दूसरा क्या है टिग्रीना, यानी इसकी जाति हो गई। तो ये जो द्विनाम पद्धति है इसकी का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों, कैरोलस लीनियस ने किया था। और कब किया था बच्चों, 1753 में इसका प्रतिपादन किया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया था कि एक जो जीव था उसका पहला वाला जो नाम था वो वंश का था, दूसरा नाम क्या था बच्चों, जाति का था। और इसको लिखने का क्या तरीका है इसको भी अभी हमने समझा। जैसे मेंढक है, मेंढक का इनका नाम होता है बच्चों राना टिग्रीना, तो राना ये वंश हुआ, टिग्रीना इसकी जाति हुई। शेर का जैसे पैंथर लियो, ये हमारा क्या है, शेर का वैज्ञानिक नाम यानी जूलॉजिकल नाम है। फिर गौरैया पैसर डोमेस्टिक, ये हमारी क्या हुआ, गौरैया का जीव वैज्ञानिक नाम हुआ। उसके बाद मनुष्य का होमो सैम्पियंस, मनुष्य का पूरा नाम होता है बच्चा होमो सैम्पियंस लिन, क्यों लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या जान रहे हैं, होमो सैम्पियंस। क्या है इसका पूरा नाम, होमो सैम्पियंस। देखिए अभी तक ये जो द्विनाम पद्धति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी बेटा, कैरोलस लीनियस ने सन 1753 में। इसको आप लोग समझिएगा। देखिए समय समय पर प्रकृति में प्रजातियों की विलुप्ति एवं नई नई प्रजातियों का विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए जब समय, जैसे जैसे समय, हर वक्त एक ही प्रजाति नहीं रहती है बच्चों। क्या होता है, जैसे जैसे समय चलता है, बीतता रहता है, तो जो प्रजाति है जीवों की वो क्या होती है, नई प्रजाति का विकास होता है बच्चों, और प्रजातियां विलुप्त भी होती हैं। यानी कि वो विलुप्त होने के कई कारण हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने समझा था कि विलुप्त होने के क्या कारण हैं, और विकास एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इसको भी हम लोगों ने समझा था। तो इन्हीं दोनों वजहों से क्या होता है, नए नए जीवों का विकास होता है। इस कारण वर्गीकरण की कोई एक प्रणाली अभी जीवों को सीमाबद्ध नहीं कर सकती। ये कह देना कि वर्गीकरण की जो सिर्फ एक प्रणाली है वही एक जीवों को पूरे को समेट ले, या वो नामांकन के लिए सही है, या उसको सब पूरे जितनी जीव संसार में है उन सबको सीमाबद्ध कर ले, उनको सबको वर्गीकृत कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो नए जीवों का विकास होता है और जीव की विलुप्ति भी होती है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए विटेकर ने कि 5 जगत पद्धति को विकसित होने के बाद भी कई नई प्रणालियाँ भी आती रहीं। विटेकर ने बच्चों 5 जगत प्रणाली दिया था, हम लोगों ने इसको समझा था। कौन कौन सी थी 5 जगत की प्रणाली इन लोगों की, रिपीट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट थी मोनेरा, सेकेंड थी प्रोटिस्टा, थर्ड थी फंजाई, फोर्थ थी प्लांटी एंड फिफ्थ थी एनीमिलिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, 5 जगत में उसको बांटा था। तो उन्होंने जो नई ऐसा नहीं होता है कि विटेकर ने जो 5 जगत पद्धति के विकसित होने के बाद भी कई नई प्रणालियां भी आती रहीं, यानी कि विटेकर की जो जगत पद्धति के बाद भी कई कई प्रणालियां आती रहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 जगत प्रणाली भी ज्ञात जैव विविधता को समेटने के लिए अपर्याप्त है। यानी कि जितने जो ज्ञात जैव विविधता थी उसको समेटने के लिए बच्चों ये प्रणाली भी एकदम अपर्याप्त रही। जैसे जैसे नए नए जीव की खोज होती रहेगी और जैव विविधता के आयाम बदलते जाएंगे, वैसे ही वैसे वर्गीकरण के आयाम भी बदलते जाएंगे एवं वर्गीकरण का स्वरूप भी। जैसे जैसे नए नए जीवों का विकास होगा, जीव विलुप्त होंगे, जैव विविधता के आयाम बदलेंगे, वैसे वैसे वर्गीकरण के आधार भी बदलते जाएंगे, वर्गीकरण का स्वरूप भी होता जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ आप लोगों के जो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं इसको आप लोगों को लर्न करना है। इसको लर्न कर लीजिएगा विद स्पेलिंग अच्छे से, और इसको लिखने का तरीका एकदम सही होना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसको लिखने का तरीका सही नहीं किया बच्चों तो उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। देखिए यहाँ पर वी लर्न हमने क्या सीखा, वी लर्न में देखिए हमने सीखा कि प्रकृति में विविध प्रकार के पदार्थ व जीव पाए जाते हैं। क्या होता है, प्रकृति में तरह तरह के पदार्थ व जीव पाए जाते हैं। गुणों में समानता के आधार पर समूह बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समूहीकरण। देखिए गुणों की समानता के आधार पर
इसको समझ रहे हैं आप लोग? समूह बनाना, जैसे अगर क्लास में भी बच्चों मैं कोई आप लोग की ग्रुपिंग करती हूँ, तो ग्रुपिंग करने के लिए मान लीजिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं सामने, तो मैं पहले उनके गुण देखूंगी कि हाँ ये काम दिया जाए तो ये क्या इसमें किसी की राइटिंग अच्छी है, वो इस कार्य को अच्छे से कर लेगा, या ये इसमें जो इसकी खोज कर सकता है, फिर उसको उस हिसाब से बच्चों उस ग्रुपिंग की जाएगी, या ये इसके फिगर डायग्राम अच्छा बनाता है, उसको उस हिसाब से ग्रुपिंग, यानी उनके गुणों के आधार पर ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है? समूहीकरण कहलाता है। जब हम लोग ग्रुप करते हैं बच्चों क्लास में, तो एक साथ सब बच्चों को गुणों के आधार पर ही समूह बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने जीव में उसमें पाई जाने वाली समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत किया था। वैज्ञानिकों ने जीवों में पाए जाने वाली समानता भी देखी थी बच्चों, और उनमें विभिन्नता भी देखी थी, उसी के आधार पर उसको वर्गीकृत किया। वर्गीकरण जीव की विविधता व समानता को स्पष्ट करने में सहायक होती है। प्रकृति में विभिन्न जीव का एक साथ सरलता, सुगमता एवं क्रमबद्ध अध्ययन के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ये वर्गीकरण क्यों किया गया? अगर ये वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इतने सारे जीवों के गुणों को पहचानना कि वो ये जीव है तो उसके गुण ऐसे हैं, या स्तनधारी वर्ग के सारे एक के जीवों के गुणों को पहचानना, इतने ढेर सारे एनिमल्स वर्ड्स में बच्चों उनके गुणों को याद रख पाना मुश्किल होता। तो क्या था कि अगर उनको अच्छे से वर्गीकृत कर दिया जाए, अगर हम वर्ग के गुण को यानी उसके कैरेक्टर्स को समझ पाएंगे, तो उसमें पाए जाने वाले या रहने वाले एनिमल्स के कैरेक्टर को ईजिली हम लोग उसको समझ सकेंगे। इसलिए वर्गीकृत की ज़रूरत पड़ी। लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत के दो जगत, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। इन्होंने जीव जगत को देखिए दो जगत में बांट दिया था। एक पादप जगत जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स यानी प्लांट्स आते हैं, दूसरे हमारे जंतु जगत जिसमें एनिमल्स आते हैं। फिर जीव की 5 जगत को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित आधारों को ध्यान दिया था। अब यहाँ पर जो जीव जगत का आधार था वर्गीकृत करने का, वो क्या था? इसको ध्यान से समझिए। देखिए पहला तो क्या था? केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, यानी केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्रोक्रियाटिक व यूक्रियाटिक का आधार बना एक। फिर जीवों का शारीरिक संगठन क्या था? एक कोशिकीय था कि बहुकोशिकीय था? पोषण विधि क्या थी? स्वयं पोषी थी कि विषम पोषी थी? अब इसको यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए जिसमें केंद्रक की झिल्ली उपस्थित रहती वो क्या कहलाती? यूकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें अनुपस्थित होती वो हमारी क्या कहलाती है? प्रोक्रियाटिक कोशिका। यानी ये एक आधार बन गया अलग रहने का। इसी तरीके से जिन जीवों का शरीर एक कोशिकीय जीव से मिलकर बना, उनको किस में रख दिया गया? एक कोशिकीय वाले जीवों में। और जिनका शरीर बहुकोशिकीय जीवों से मिलकर बना, उनको किस में रख दिया? बहुकोशिकीय जीवों में। पोषण विधि बच्चों, पोषण प्राप्त करना, जैसे स्वयं पोषण बना लिया। जितने प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट्स, ये सारा भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। ये क्या करते हैं? बाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे मेक फूड्स। ये क्या करते हैं? ये फूड्स को स्वयं बनाते हैं, और ये डिपेंड नहीं रहते किसी पर फूड्स के लिए। और विषम पोषी ये क्या रहते हैं? फूड्स के लिए डिपेंड रहते हैं। तो इसी तरीके से पोषण की यानी की 2 विधियाँ थी, एक स्वपोषी थे, विषम पोषी थे। फिर देखिए उपयुक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 जगत पढ़ा था। कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। बच्चों आप इनके सारे मोनेरा जगत के क्या करेक्टर है, प्रोटिस्टा की क्या है, फंजाई क्या है, इसको आप सब लर्न करेंगे। और इसके करेक्टर को बच्चों आप लोग लर्न करके अपनी फेयर नोटबुक पर लिखेंगे भी। ये भी आपका होमवर्क है। इसको क्या करेंगे आप लोग? हर एक जगत के कैरेक्टर को अपने फेयर नोटबुक पर लिखेंगे विद डायग्राम। फिर है देखिए यहाँ पर जीवों के शरीर की रचना में बढ़ती हुई जटिलताओं के आधार पर उन्हें आगे और क्रमिक रूप में वर्गों में रखा गया। जैसे जैसे देखिए शरीर की रचना में जटिलता आई, उस तरीके से उनका क्रमिक रूप से वर्गों में रखा गया। जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षण वर्गीकरण के पदानुक्रम पर निर्धारित करते हैं। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था बच्चों? कैरोलस लिनियस ने, जिसमें जीव का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। जीव के 2 शब्द होते हैं, पहला वंश का, जीन्स का, दूसरा जाति यानी स्पीसीज का। पहला वंश यानी जो जीन्स है, और दूसरी जाति या स्पीसीज है। नए नए जीवों की खोज
एवं जैव विविधता के बदलते आयाम के अनुसार वर्गीकरण का आधार व स्वरूप बदलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे खोज और जैव विविधता के आयाम बदलेंगे बच्चों, वर्गीकरण का आधार व स्वरूप भी बदलता रहेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको अपनी बुक में ही फिल करना है और बुक पे फिल करके बच्चों व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है इसको। ये ऑब्जेक्टिव हैं आपके 3 और यहाँ पर 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसको आपको क्या करना है, अपने बुक में ही फिल करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। देखिए अब हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों का ये न्यू लेसन है बच्चों, लेसन 5 यानी अध्याय 5, बल व गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। इसको अच्छे से देखते हैं। मोशन, लॉज ऑफ मोशन यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। यहाँ पर देखते हैं, दैनिक जीवन में हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखें तो कुछ वस्तुएं स्थिर अवस्था में लगती हैं और कुछ गतिशील। जब हम बच्चों अपने डेली लाइफ में भी कुछ वस्तुओं को देखते हैं तो कुछ वस्तु हमको स्थिर यानी स्थिर अवस्था में लगती हैं और कुछ हमको गति करती हुई यानी गतिशील। किसी स्थिर वस्तु को गति में कैसे लाते हैं? साइकिल चलाने के लिए पैडल चलाना पड़ता है, पैडल चलाना बंद कर देने पर उसकी गति धीमी हो जाती है। साइकिल को गति में रखने के लिए आपको फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इसी प्रकार गेंद को गति देने के लिए हमें उसे धकेल सकते हैं। गेंद को धकेलने पर क्या वो हमेशा के लिए गतिशील हो जाती है या थोड़ी देर बाद रुक जाती है? गेंद के रुकने का कारण क्या है? यहाँ पर है कि कोई भी वस्तु जो है विराम अवस्था में है बच्चों, तो उसको गति अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए साइकिल है, वो विराम अवस्था में खड़ी है, उसको गति की अवस्था में लाने के लिए हमको उसके पैडल को चलाना पड़ेगा, तब वो गति अवस्था में आएगी। जैसे हम पैडल को छोड़ देंगे धीमे धीमे वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो ये क्या है, उसको गति अवस्था में गेंद को धकेलने पर क्या होगा, यानी कि गेंद को जब धकेलते हैं तो बच्चों वो गतिशील होती है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाती है। गेंद के रुकने का कारण क्या है? देखिए गेंद को गति देने के लिए हमें उसे धकेलना पड़ता और फिर वो धीरे धीरे रुक जाती है। गतिशील गेंद कैसे रुकती है? क्या वो अपने पास ही अपने आप ही रुक जाती है? यानी कि गेंद को गति देने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उसके धकेलते हैं और फिर वो धीरे धीरे रुक जाती। गतिशील गेंद कैसे रुकती है? क्या वो अपने आप ही रुक जाती है अथवा कोई कारक है जो उसे रोक रहा है? क्या कोई फैक्टर है जो उस पर कार्य करके रोक रहा है, या क्या वजह है जो गेंद जो है वो अपने आप रुक जाती है? पूर्व में हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु को स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है जिसे हम बल कहते हैं। अब ये बल क्या है? देखिए कोई भी वस्तु है, कोई गेंद है, मान लीजिए गेंद, वो विराम अवस्था में है, वो गति अवस्था में कब आएगी? जब तक कि आप उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे, यानी फोर्स। जब आप उस पर एक फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तभी वो बच्चों गति अवस्था से स्थिर अवस्था में आएगी। तो यानी कि कोई भी वस्तु है जो विराम अवस्था में है और वो गति अवस्था में लाने के लिए उस पर एक फैक्टर कार्य करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बल। क्या हम लोगों ने क्या नाम दिया उसे? बल। देखिए इसको एक एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें चिकनी लकड़ी का एक गोलाकार गुटका या बॉल, लकड़ी के 2 पट्टे 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर के लिए हैं और एक क्या किया है, प्लास्टिक की ट्रे, रेत, तेल की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिएगा इस एक्टिविटी में हमको क्या क्या लेना है, इसको ध्यान से देखिए। चिकनी लकड़ी का एक गोलाकार गुटका लें या बॉल लें। यहाँ पर एक गोलाकार गुटका ले रहे हैं, बॉल ले रहे हैं, चिकनी लकड़ी का 2 पट्टे ले रहे हैं, एक 1 मीटर का है और एक 30 सेंटीमीटर का है। एक 1 मीटर का पट्टा ले रहते हैं और एक 30 सेंटीमीटर का पट्टा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, और प्लास्टिक की ट्रे है, रेत है, तेल की ज़रूरत है। छोटे लकड़ी के पटरे को 45 अंश के कोण पर झुकाकर एक नत समतल बनाएं। ये देखिए यहाँ पर इसको झुका कर क्या बना रहे हैं, एक नत समतल बनाएं। चित्र फर्स्ट में लंबे पट्टे को नत समतल के निचले भाग से सटा दें। ये देखिए लंबे पट्टे को यहाँ से निचले भाग से इसको सटा दिया गया है। गुटके को नत समतल के ऊपरी भाग पर रखकर सरकाएं। गुटके को कहाँ रखना है, गुटके या बाल को इसी नत समतल के ऊपरी भाग पर रखकर सरकाना है।
गुटके द्वारा लंबे पट्टे पर तय की गई दूरी को नापें। अब यहाँ पर देखिएगा, जो लंबा पट्टे इस पर उसने कितनी दूरी तय की, इसको आपको नापना है कि पहली बार सरकाने पर उसने कितनी दूरी तय की। अब लंबे पट्टे को हटाकर उसके स्थान पर रेत से भरी ट्रे रख दें। अब यहाँ क्या करना है, इसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद यहीं पर रेत से भरी ट्रे लानी है। क्या लानी बच्चों? रेत से भरी ट्रे। पुनः गुटके को नत समतल के ऊपरी भाग से सरकाएं। फिर हमको इस बॉल को या गुटके को फिर यहीं से सरकाना है और रेत से भरी ट्रे पर गुटके द्वारा तय की गई दूरी नापें। अब जब ये गुटका सरक कर इस रेत से भरी ट्रे में आएगा तो उसके द्वारा इसकी दूरी को क्या करना है, नापना है। उक्त क्रिया में एक चिकनी प्लास्टिक की ट्रे और फिर किसी ऐसी जगह, ऐसी सतह जो तेल लगने से ज़्यादा चिकनी हो जाए पर करें। अब देखिए, इसी तरीके से आपने इसको किया, फिर उक्त क्रिया को, इसी क्रिया को आपको एक चिकनी प्लास्टिक की ट्रे में करना है। फिर एक ऐसी सतह लें जो तेल लगने से ज़्यादा चिकनी हो जाए, उस पर करें। प्रत्येक क्रिया में गुटके द्वारा इन समतलों पर तय की गई दूरी नापें। यानी आपको यहाँ पर इस बॉल के द्वारा, गुटके के द्वारा इसने यहाँ पर कितनी दूरी तय की और किसमें ज़्यादा दूरी तय की, यानी कि प्लास्टिक की ट्रे जो रेत से भरी थी उसमें ज़्यादा दूरी तय की, कि इस तरीके से लंबे पट्टे पर उसने ज़्यादा दूरी तय की, या फिर जो हमने क्रिया किया इसी क्रिया को एक चिकनी प्लास्टिक की ट्रे पर किया, या ऐसी सतह पर किया जो तेल लगने से ज़्यादा चिकनी हो जाए, उस पर की। तो इस क्रिया को इस गुटके ने यहाँ पर कितनी दूरी तय की, इस नत समतल यानी यहाँ पर बच्चों, यानी प्लास्टिक की ट्रे पर या चिकनी सतह पर या लकड़ी के गुटके पर इस बॉल ने यहाँ पर कितनी दूरी तय की, किसमें सबसे ज़्यादा दूरी तय की, ये हमको क्या करना है, दूरी को मापना है। देखिए यहाँ पर बच्चों, इसी एक्टिविटी के 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए, इस क्रियाकलाप के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। क्या गुटके ने सभी सतहों पर समान दूरी तय की? क्या आपको लगता है कि जो गुटके थे, जो बॉल थी या गुटका था, उसने सभी सतह पर समान दूरी तय की? ऐसा नहीं है। नहीं, गुटके ने सभी सतहों पर समान दूरी तय नहीं की, क्योंकि अलग अलग सतहों द्वारा गुटके पर लगाया गया घर्षण बल क्या था, अलग अलग था। यानी कि अलग अलग सतहों पर जो गुटके द्वारा लगाया गया घर्षण बल था बच्चों, वो क्या था, अलग अलग था। फिर गुटके द्वारा तय की गई दूरियों को भिन्न भिन्न सतहों के अनुसार क्रम में जमाएं। तो सबसे ज़्यादा उसने दूरी मान लीजिए किस पे तय की, किसी चिकनी प्लास्टिक की ट्रे पे तय की होगी, फिर लकड़ी के पट्टे पर की होगी, फिर रेत से भरी ट्रे पे की होगी। यानी सबसे कम दूरी उसने किस पे तय की, रेत से भरी ट्रे पर, और सबसे ज़्यादा दूरी उसने किसने तय की, गुटके ने चिकनी प्लास्टिक की ट्रे जो तेल युक्त थी। यानी कि 3 क्रम हमको मिला। तेल युक्त चिकनी की प्लास्टिक ट्रे पर सबसे ज़्यादा दूरी तय की, उसके बाद फिर क्या था हमारा, लकड़ी के पट्टे पर, फिर रेत से भरी ट्रे पर। यानी कि तीनों पे क्रम अभी हमने आपको बता दिया। फिर किस स्थिति में गुटके ने सबसे ज़्यादा दूरी तय की और क्यों? अब बताइए किस स्थिति में। अब अगर हमने तो सबसे पहले यहाँ पर बताया कि चिकनी प्लास्टिक की ट्रे जो तेल युक्त थी उस पर सबसे ज़्यादा दूरी तय की, तो क्यों तय की? क्योंकि सतह चिकना होने के कारण उस पर घर्षण बल कम लगेगा। सतह चिकनी है उस पर, तो क्या होगा, घर्षण बल कम लगेगा, जिससे गुटका इस स्थिति से अधिक दूरी तय करेगा। इसी कारण क्या होगा कि गुटका जो है वो अधिक दूरी तय करेगा, यानी कि जिससे गुटका इस स्थिति में अधिक दूरी तय करेगा। बच्चों, इस तीनों को आपको लिखना है। जो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ, इसको अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है। जब आप इस लेसन को लिखेंगे, तब से आप क्या करेंगे, या फिर आप अपनी फिज़िक्स की कॉपी पर गति तक जहाँ तक आप लोगों ने लिख चुके हैं उसके आगे इन क्वेश्चंस को कर लें। ये बल व गति ये फिज़िक्स की कॉपी पर होगी बच्चों। इसको क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके करेंगे, और जो मैं बता रही हूँ इसी को आप लिखेंगे, और लिखने के बाद बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। इसको आप 1 दिन में नहीं करिएगा, 2 दिन में कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूर्व कक्षाओं में हम घर्षण बल के बारे में पढ़ चुके हैं। आप बच्चों क्लास 8th में घर्षण बल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर अब आपके दिमाग से कुछ मिसिंग है तो बच्चों उसको आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। फिर है जो वस्तु की गति को रोकता है, यही है घर्षण बल का मान सतह की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है, यानी जो वस्तु की गति को रोके वो घर्षण बल है और इसका मान क्या होगा, सतह की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। जिन सतहों पर घर्षण बल कम होता है उस पर वस्तु अधिक दूरी तय करती है, यानी कि जहाँ पर देखिए घर्षण बल कम होगा वहाँ पर क्या होगा कि वो अधिक दूरी तय करेगी। इसीलिए जो बॉल थी वो किस पे अधिक दूरी तय की, चिकनी प्लास्टिक की ट्रे जो तेल युक्त थी। क्यों? क्योंकि उस पर घर्षण बल कम था। इसके आधार पर बताएं कि उक्त क्रियाकलाप में किस सतह पर घर्षण बल का मान सबसे कम था। तो अभी यहाँ पे हमने बताया कि जो चिकनी प्लास्टिक की ट्रे थी बच्चों, उस पर घर्षण बल क्या था, सबसे कम था। जैसा कि हमने देखा कि जिन सतहों पर घर्षण बल का मान सबसे कम होता है उस पर वस्तु अधिक समय तक गति अवस्था में रहती है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिन सतहों पर घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, यानी घर्षण बल अगर कम है तो वस्तु अधिक समय तक गति करती रहेगी, यानी ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती हो गई। यानी घर्षण बल कम है तो गति ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण बल ज़्यादा है तो गति कम हो जाएगी। इसको क्लियर हुआ बच्चों से? देखते हैं नेक्स्ट लाइन से। सोचे यदि सतह पर घर्षण बल का मान 0 हो जाए तो क्या वस्तु कभी रुकेगी? अगर इसको सोचते हैं कहीं पर अगर घर्षण बल का मान 0 हो जाए तो क्या वस्तु रुकेगी? इसको देखिए, गैलीलियो का कहना था कि किसी बाह्य अवरोधक बल की अनुपस्थिति में क्षैतिज तल पर गति करती हुई वस्तु नियत वेग से लगातार गति करती रहेगी। गैलीलियो ने क्या कहा था कि कोई बाह्य अवरोधक बल की अगर कोई बाह्य बल उसमें कोई रुकावट ना डाले तो क्षैतिज तल पर गति करती हुई वस्तु नियत वेग से लगातार गति करती रहेगी। और इसी तरह यदि कोई वस्तु विराम में है तो जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा उस पर वो उसी अवस्था में रहेगी। यानी अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु अपनी स्थिति यानी गति या विराम में तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसकी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न ना करे। इसे ही जड़त्व कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया बच्चों, जड़त्व क्या है इसको समझिए। इसको देखते हैं कि यानी गैलीलियो ने कहा कि कोई भी वस्तु जब तक गति करती रहेगी या उसी अवस्था में विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायु बल कार्य ना करे, और वायु बल की अनुपस्थिति में या अवरोधक बल की अनुपस्थिति में वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी। तो ये यहाँ पे था कि क्या होता है देखिए, हम कह सकते हैं कि वस्तु अपनी स्थिति यानी गति या विराम दोनों स्थिति में हो सकती है, या तो वो गति स्थिति में हो सकती है या विराम में तब तक बनी रहती जब तक कि कोई वायु बल उसकी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न ना करे। जब तक कि कोई वायु बल उसकी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न ना करे वो ऐसे ही रहेगी। इसे ही क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कई उदाहरण हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जड़त्व क्या है, यही है जब तक कि कोई यानी कि वो अपनी स्थिति को में परिवर्तन उत्पन्न ना होना। जैसे कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए वो अपनी अवस्था पे है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए तो वो क्यों है इस अवस्था पे, जड़त्व के कारण वो उसी अवस्था में है। जैसे कि हम समझते हैं जड़त्व के कई उदाहरण हम अपनी दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जैसे चलते वाहन में एकाएक ब्रेक लगने से उस पर बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है और वाहन में पड़ी वस्तु आगे की ओर सरकती है। आपने ऐसा महसूस किया होगा। ऐसी परिस्थितियों के कुछ और उदाहरण दें, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता, आपस में चर्चा करें। देखिए यहाँ पर नीचे दिया है कि ऐसा क्यों होता है। चलते वाहन में बैठा व्यक्ति वाहन के साथ गतिशील अवस्था में रहता है। वाहन के रुकने पर उसके शरीर का निचला भाग जो सीट्स के साथ रहता है जल्दी स्थिर अवस्था में आता है, परंतु जड़त्व के कारण ऊपर का भाग गतिशील ही बना रहता है। देखिए जड़त्व में यही है कि कोई इसकी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न ना करे, इसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। फिर जब कोई वाहन में या किसी गाड़ी पे कोई व्यक्ति बैठा है तो अचानक बच्चों ब्रेक लगती है। ब्रेक लगने से आपने देखा होगी कि हम आगे की तरफ झुकते हैं,
आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? देखिए, जड़त्व के कारण हमारा जो ऊपरी भाग है वो क्या रहेगा? गतिशील बना। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हमारा जो ऊपरी भाग है वो गतिशील है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। इसीलिए गाड़ी जैसे रुकती है तो जड़त्व के कारण हम क्या होते हैं? आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाती है। या कोई वस्तु है वो आगे की ओर ही क्या होती है? आगे की ओर ही वो झुकती है। तो ऐसा क्या है, सोचिए। जैसे मान लीजिए आपने एक तश्तरी में पानी भरा, ठीक है ना, प्लेट में, और आप उस प्लेट को लेकर चले बच्चों, चले, आप अचानक चलेंगे तो पानी देखिएगा किधर की ओर जाता है? पीछे की ओर गिरेगा। प्लेट आगे जाएगी लेकिन पानी पीछे की ओर गिरेगा। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि देखिए, प्लेट तो गतिशील अवस्था में आ गई, लेकिन पानी जड़त्व के कारण विराम अवस्था में था। किसके कारण? विराम अवस्था। इसी कारण वो पीछे की ओर सरका। और जैसे जैसे हमने प्लेट को रोका, यानी तश्तरी को रोका बच्चों, तो तश्तरी तो रुकी, लेकिन पानी क्या हुआ? पानी फिर आगे की तरफ गिरेगा। पहले तो वो पीछे की तरफ गिर रहा है क्योंकि वो विराम अवस्था में है, प्लेट तो गति अवस्था में आ गई। लेकिन जब प्लेट को रोकते हैं तो प्लेट तो रुक गई और पानी वो आगे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण वो गति अवस्था में है, यानी कि जड़त्व के कारण वो गति अवस्था में, तो वो आगे की तरफ आ रहा है और प्लेट यहाँ पर रुक गई। उसी तरीके से बच्चों, गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी तो अचानक ब्रेक लगी, रुक गई, लेकिन हमारा जो ऊपरी हिस्सा था बच्चों वो क्या हुआ? जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था पे था और इसी कारण वो हम आगे की ओर झुक जा रही, या कोई वस्तु है वो आगे की ओर ही गिरती है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एक है कि आपस में ये बता सकते हैं कि वाहन के एकाएक चलने से शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। आपस में चर्चा करके उत्तर कॉपी में लिखें। इसको आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तो अभी हमने बच्चों आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको समझिएगा। फिर से यहीं पे वीडियो को हम बच्चे क्लोज कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम इस लेसन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर बच्चों, होमवर्क को अच्छे से करिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।